नमः संस्कृताय बच्चों। संधि प्रकरण के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब अ, ई, उ, री, ली इन वर्णों के साथ अगर समान वर्ण आते हैं तो संधि के बाद वो दीर्घ वर्ण में परिणत हो जाते हैं। यानी कि जो पाणिनि ने जो सूत्र दिया था अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों अ, ई, उ, री, ली के बाद यदि समान वर्ण आए, यानी अ के बाद अ आए या अ के साथ आ आए, तो उनका दीर्घ हो जाता है। ई के साथ ई आए या ई के साथ बड़ी ई आए या बड़ी ई के साथ छोटी ई आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं कि गुण होता क्या है, गुण है क्या। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। महर्षि पाणिनि ने बताया, गुण के बारे में बताया कि गुण संज्ञक वर्ण है कौन कौन। तो एक सूत्र उन्होंने दिया है, अदिन गुण, अदिन गुण, अदिन गुण, ये सूत्र दिया है अदिन गुण। यानी कि हम अगर इसको विच्छेद करें तो अत जोड़ एन, यानी कि अ, आ, अत, अत, अत यानी कि अ और एन यानी ए और ओ, एन प्रत्याहार है। हम लोग महेश्वर सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। महेश्वर सूत्र में हम लोगों ने देखा है कि एन प्रत्याहार में जैसे कि अ, ई, उ, ऋ, री, ली, क, ए, ओ, ङ, इस तरह हम लोग, ये पहला प्रत्याहार था, ये दूसरा था, ये पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र। तो हम लोग तीसरा सूत्र में यहाँ देखें कि एन में ए से लेकर ङ तक जाएगा, यानी कि ए और ओ ये दो वर्ण आ रहे हैं, ए और ओ। और एक यहाँ लिखा गया है अत माने अ। तो अ, ए और ओ ये तीन वर्ण जो है वो गुण संज्ञक हैं। इनको गुण का नाम दिया गया है। हमारे पूरे वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में हमको ए, अ, ए और ओ ये तीन ही वर्ण है जो गुण है। तो हम लोग इस संधि को क्या नाम देंगे कि ऐसी संधि जिसमें दो वर्णों के परस्पर मिलने से अगर ए, अ, ए या ओ वर्ण प्राप्त होते हैं, चाहे इनमें परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है अ, ए और ओ में, तो इस तरह से जो संधि है वह कहलाएगी गुण संधि। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि गुण संधि क्या है। तो गुण संज्ञक वर्ण, संधि के बाद गुण संज्ञक वर्ण प्राप्त होने चाहिए, तब हमारा वो गुण संधि कहलाएगा। एक बार पुनः देखिए कि अदेन गुण, पाणिनि ने क्या सूत्र दिया, अदेन गुण मतलब अर्थ
जोड़ एम मिल के हो गया अदेम, और इसमें अत से अवर्ण निकल के आया, और एम प्रत्याहार है तो उसमें ए और ओ, अर्थात अ, ए और ओ इन तीन वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहा गया है। इतना तो बात याद रख लीजिए कि अ, ए और ओ इन तीन वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहा गया है। अब बात आती है कि ये गुण संधि किसको कहेंगे। कि संधि में तो हम जानते हैं कि दो वर्ण आपस में मिलके और उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है। तो जिन दो वर्णों को आपस में मिलने पर अ, ए या ओ प्राप्त होंगे, या अ, ए और ओ में बदलाव हो जाएगा, या अ, ए, ओ का आदेश हो जाएगा, तो इस प्रकार से बनी संधि को गुण संधि कहेंगे। तो और चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे अ, ए और ओ प्राप्त होता है। अब ये तो कि गुण है क्या, उसका हमने अदेम गुणा सूत्र से समझाया। अब हम गुण संधि का सूत्र क्या है, इसका सूत्र है, गुण संधि का सूत्र आद गुण, इसको समझते हैं कि आद गुणा का, आद का मतलब हुआ अ आ, आद का मतलब अ आ के बाद यदि इसके बाद हमारा अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, उसमें क्या क्या होगा, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, या री या ली, ये सभी वर्ण अगर आते हैं अ या आ के बाद, अ या आ के बाद जब ई ऊ री ये कोई वर्ण आता है तो इसका क्या आदेश होगा, इसका आदेश हो जाता है हमारा, हम लोग आगे देखेंगे, या तो ए होगा या ओ होगा। अभी अलग नहीं कर रहे हैं कि किनसे हो रहा है, अभी केवल सामूहिक रूप से बता रहे हैं इन जनरल कि या तो ए होगा या ओ होगा या अ होगा। या के बाद अ या आ दोनों में से कोई स्लैश देने का मतलब है कि या तो अ है आ या आ, इन दोनों में से कोई के बाद यदि ई ऊ री इनमें से कोई वर्ण आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा आदेश, ए ओ या अ। तो मुझे उम्मीद है यह फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं। यहाँ अ आ कहने का मतलब कि जब हमारी संधि होती है तो संधि में दो शब्द के जो पहले शब्द पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहेंगे, पूर्व पद, और एक उसके बाद आता है पर पद, यानी कि पर मतलब बाद वाला, एक पूर्व पद माने पहले वाला पद और एक बाद वाला पद। इसमें का पूर्व पद में यदि हमारा अ या आ रहे, ठीक है, और उसके बाद पर पद में हमारा ई या ई, बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री या ली, इनमें से कोई भी आता है तो हमारा, जैसा कि हमने बताया था कि ए ओ
या ए ओ या ओ, हर हाल में इनमें से कोई भी आएगा, हमारा क्या आदेश होगा, ए ओ या ओ, यही होगा गुण संधि में, क्योंकि यही वर्ण गुण है, इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकते हैं। अब हम बारी बारी से हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे अ के बाद ई आता है, अ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, अ के बाद उ आता है तो क्या बनता है, अ के बाद री अगर आएगा तो क्या बनेगा, या फिर री आएगा तो अलग अलग क्या बनेगा, उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, पहले इन जनरल ये देख लीजिए, अ या आ के बाद ई या ई बड़ा ई ये आएगा तो ये बनता है ए, ठीक है। आ के बाद अगर उ या बड़ा उ आए तो क्या बनता है, ओ। आ के बाद री आए तो बनता है और। अब हाँ, और आ के बाद अगर ली आए तो क्या बनता है, अल। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि आ के बाद इन वर्णों में से कोई वर्ण आएगा तो ए ओ या ओ होगा। अ के लिए लिखे हैं आदेश और यहाँ और अल लिखे हैं, तो ये क्या बात हुई। तो इसे हम लोग समझते हैं कि देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, यानी कि कंठ और तालु जब मिलेंगे तो कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हमें प्राप्त होंगे ए। इसमें से हमारा अगर इसमें से देखते हैं ए ओ अ में कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला कौन सा वर्ण है, तो इसमें हमारा ए है। ये कंठ और तालु से उच्चारण होता है। यहाँ देख रहे हैं कि कंठ और तालु, यहाँ कंठ से उच्चारण होने वाला आ और तालु से उच्चारित होने वाला ई वर्ण जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कंठ प्लस तालु, तो क्या बन गया, ए कंठ तालु। इसलिए ए ही होगा। अ और ई के मिलने से ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है ओ का उच्चारण स्थान। तो कंठ ओष्ठ कहां से आएगा, जब हमारा कंठ और तालु मिल रहा है, कंठ और तालु मिल रहा है, तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण ही प्राप्त होगा, न कि कंठ ओष्ठ वाला। तो ये कारण समझ गए। हमको लगता है कि बहुत जगह आप देखे होंगे, लेकिन इस तरह का अलग अलग हम लोग कारण सहित नहीं देख पाए होंगे। अब समझते हैं कि ऊ के साथ होता है तो क्या होता है, आ के साथ ऊ आता है। आ का उच्चारण स्थान अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तब यहाँ कंठ और प्लस ओष्ठ, जब इन दोनों का उच्चारण होगा मिलेगा तो इनके द्वारा जो उच्चारित जो होगा वो कंठ ओष्ठ यानी ओ होगा। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। हमको गुण तो होना है यही तीनों में से, आदेश होना है ए ओ और अ, इन्हीं तीनों में से। तो इसमें हमको सबसे ज्यादा करीबी कौन मिल रहा है,
तो ओ मिल रहा है किसके लिए, औ आ के साथ यदि उ आता है तो। इसका कारण यही है, कारण समझे हम लोग कि अ आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो जब कंठ और ओष्ठ के वर्ण आपस में मिलेंगे तो निश्चित है कि कंठोष्ठ वाले वर्ण प्राप्त होंगे। तो कंठोष्ठ वाले वर्ण इसमें हमको ए ओ और अ में ओ है, इसलिए हमको ओ प्राप्त होता है आदेश। अब बात करते हैं कि अ आ के बाद री आता है तो अर क्यों हो जाता है। अब सोचिए कि अ यहाँ उच्चारण अ आ का उच्चारण स्थान है कंठ और री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ और री का उच्चारण स्थान मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा से मिलकर उच्चरित होने वाला इन गुण वर्णों में कोई है, कोई नहीं है। हम ऐसे देखते हैं कि कंठ और मूर्धा से उच्चरित होने वाला न तो ए है, न ओ है और न ही अ है। और कहाँ से होता है, कंठ से होता है और कंठ से होता है। तो अब बात आती है कि भाई तब इनमें से कौन होगा, होना तो इन्हीं तीनों में से है कोई, लेकिन होगा तो हमारा अ होगा। क्यों अ होगा, क्योंकि कम से कम एक जो पूर्व पद का पूर्व वर्ण है वो अ आ है, दूसरा मूर्धा से आ रहा है। तो मूर्धा का जो सन्निकट उच्चरित होने वाला हमारा वर्ण मिलता है र। मूर्धा से उच्चरित होने वाला नजदीक में जो भी वर्ण मिलता है सन्निकट वो र है। और मूर्धा से उच्चरित होने वाला और कौन सा वर्ण होता है, जैसे ट ठ ड ढ ण वो भी होता है, लेकिन वो सन्निकट नहीं है। सन्निकट में हमारा र आता है, इसलिए अ के साथ र मिला के अर हो जाता है। उसमें हमको कम से कम अ आ का जो कहेंगे कि आदेश क्या हुआ, तो आदेश में अ ही होता है, क्योंकि कम से कम कंठ का तो उच्चारण मिल रहा है अ से, मूर्धा वाला नहीं मिल रहा है। तो मूर्धा वाला जो नजदीक में उसका उच्चारण है र का, इसलिए वो र में बदल जाता है। क्योंकि यहाँ आदेश तो होना ही है, तो इसलिए इसको अर में परिवर्तित हो जाता है। और वही कारण है अ आ के साथ अगर लृ आता है, लृ का उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत से उच्चरित होने वाला एक तो अ हो जाएगा, अ आ कंठ का एक अ हो गया। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए ओ और अ यही तीन गुण संज्ञक वर्ण है। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि ये कंठ तालु है, ओ होगा नहीं इसलिए कंठ ओष्ठ है, तो अ केवल कंठ का है। तो हमारा अ आ जो है कंठ से है, तो कम से कम कंठ का तो मैच कर रहा है। और उसके साथ लृ का जो सन्निकट वर्ण है वो ल होता है, इसलिए अल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका उदाहरण कुछ देखेंगे, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, पिछले स्लाइड में अभी आप लोग देख रहे थे कि गुण संधि है क्या और किस सूत्र से गुण की परिभाषा मिलती है, गुण वर्ण कौन कौन से हैं, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अ, ए और ओ ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। इनका आदेश होता है कब, जब अ आ के बाद ई उ या री में से कोई वर्ण आता है तो उनका गुण हो जाता है, यानी कि ए ओ या अ हो जाता है। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जैसे देखें
कि पहले अ और ई मिलकर ए बनाते हैं। कैसे इसको उदाहरण देते हैं, सूर्य जोड़ इंद्र, सूर्य जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ण विच्छेद करना जानते हैं तो यहाँ देखिए पूर्व पद में सूर्य, सूर्य में यहाँ अ वर्ण आ रहा है अंत में, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ हो रहा है, और यहाँ इंद्र का ई आ रहा है, तो अ और ई का मेल हो रहा है। अ और ई के मेल होने से यहाँ ए हो जा रहा है, संधि की जगह सुरेंद्र हो जा रहा है। सूर्य जोड़ इंद्र सुरेंद्र हो गया, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र हो गया। कैसे? इसको अगर हम लोग चार संधि 4 स्टेप में होता है, हम लोग जरा इसको समझते हैं कि देव का अर्थ है देव, तो देव का हम लोग विच्छेद कैसे करते हैं, वर्ण विच्छेद। देव व हलंत जोड़ अ, यहाँ से अ निकला, और इंद्र का, इंद्र में जो है वो हमारा पहला वर्ण क्या है, ई है, ई है, तो अ और ई मिलके इनके जगह पर क्या हो गया, और ई मिलके इनका ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देव, देव जोड़ ए जोड़ इंद्र। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये ए इसके स्वर लग जाएगा, मात्रा के रूप में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, देवेंद्र, देवेंद्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संधि हमारी ऐसे कंप्लीट होती है कि अ और ई मिलके ए हो जाता है। इस तरह हम लोग और उदाहरण देखते हैं कि नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, यहाँ पर भी अ और इसका ई मिलकर ए हो गया, मात्रा के रूप में चाहिए। भारत जोड़ इंदु भारतेंदु, यहाँ पर भी त का अ निकलेगा, हमारा अंतिम वर्ण ए निकलेगा, अ निकलेगा, और इंदु का पहला वर्ण ई, अ और ई मिलकर यहाँ ए बन गया, जो कि मात्रा के एकले की मात्रा के रूप में, एक ही मात्रा के रूप में यहाँ लिखा हुआ है भारतेंदु। उसी तरह अब अ का बड़ी ई के साथ अगर मेल होगा तो भी ए बनता है। इसको भी हम देखते हैं कि देव जोड़ ईश बराबर देवेश, राज जोड़ ईश राजेश। हम लोग दो उदाहरण का यहाँ लिए हैं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं, आप कोई भी उदाहरण सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ समय कम होता है और जगह कम है, इसलिए दो उदाहरण हमने लिया है। अब आ के साथ अगर छोटी ई मिले तो भी ए बनेगा। कैसे बनेगा, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट, महा जोड़ इंद्र महेंद्र। यहाँ हमें देखना होगा कि गौर करना है कि आ और ई मिलके हमारा यहाँ विकार ए हो जा रहा है, आदेश ए हो जा रहा है, तो ये हमारा गुण संज्ञक। यहाँ पर भी आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो कंठ और तालु मिलके कंठ तालु से जो स्वर वर्ण बने हैं ए, वो उसी का गुण होता है, उसी का आदेश होगा। मिश्र वर्ण हम कहते हैं, संयुक्त वर्ण कौन कौन है संयुक्त स्वर, तो ए ऐ ओ औ, ये चारों संयुक्त स्वर हैं। क्यों? इसलिए कि ए कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। और यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही देख रहे हैं कि अब अ का उ के साथ मेल होगा तो ओ बनेगा। इसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, वसंत जोड़ उत्सव वसंतोत्सव। सब में देख रहे हैं कि अ और यहाँ से उ मिल के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो इसको गौर करने की बात है, अधिक से अधिक उदाहरण का आप अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी बात। अ को अगर बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा, जैसे जल जोड़ ऊर्मी बराबर जलोर्मी, सूर्य जोड़ उष्मा सूर्योष्मा। इस तरह से हम लोग दो उदाहरण देखे इसमें भी कि कैसे अ
और बड़ा ऊ मिलता है तो ओ में आदेश हो जाता है, परिणत हो जाता है। अब आ को ऊ से मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। जैसे महा जोड़ उत्सव बराबर महोत्सव, महा जोड़ उदय महोदय। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका आ अंतिम वर्ण आ है और इसके ऊ से मिल रहा है, आ जोड़ ऊ मिल के हमारा ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमारा आ कंठ और ये उत्सव का ऊ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलके हमारा कंठोष्ठ वाला शब्द वर्ण ओ में परिणत हो जा रहा है, महोत्सव। महाजोदय महोदय। अब उसी तरह आ और बड़ा ऊ का हम लोग मेल कराते हैं तो भी ओ बनता है, महाजोड़ ऊर्मी महोर्मी, दया जोड़ ऊर्मी दयोर्मी। हम अब देखते हैं री का कि अ को अगर री के साथ अगर मेल होता है तो अर कैसे हो जाता है। यहाँ अकंठ का उच्चारण स्थान कंठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और कंठ और मूर्धा मिलके यहाँ अर बन जाता है, अकंठ से और र मूर्धा से। तो इस तरह से देव जोड़ ऋषि मिलकर देवर्षि बन गया, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि देव के अंत में अवर्ण है और ये री से मिलके अर हो जा रहा है, देवर्षि। ठीक है, उसी तरह बड़ा आ दीर्घ आ और री मिलकर भी अर ही होंगे। जैसे महा जोड़ ऋषि महर्षि, वर्षा जोड़ ऋतु वर्षर्तु। यहाँ ध्यान देना है कि वर्षा का हम देख रहे हैं कि आ, यहाँ से आ निकल रहा है और यहाँ से री, तो ये आ और री मिलके अर होगा। तो यहाँ अर में कैसे बदल रहा है, यहाँ अर हो रहा है। जैसे कि वर्षा, आ अंत में जो आ था वो आ तो अब हट गया, ये आ था वर्षा में आ हट गया और इसकी जगह पर यहाँ से री हट गया तो दोनों बचा। अब यहाँ पर अर आ जाएगा तो वर्ष जोड़ अर जोड़ तू तो वर्षर्तु। ठीक है, अब अ का ली के साथ अगर हम लोग अगर मेल कराएंगे तो संध कराएंगे तो क्या होगा, तव जोड़ लिकार बराबर तवलकार। यहाँ तव का अ है अंतिम वर्ण और ये ली से मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बन गया, तवलकार, यानी कि यहाँ अल बन गया। और उसी तरह मम जोड़ लिकार ममलकार। तो यहाँ हम ये बड़ा ही थोड़ा दुर्लभ उदाहरण है, ऐसा बहुत कम उदाहरण विशिष्ट है, हर जगह नहीं मिलता है ऐसे देखने को, लेकिन इसका ऐसे ही होगा। तो जोड़ लिकार तवलकार, मम जोड़ लिकार ममलकार। तो हम इस तरह से पूरा गुण संधि को हम लोगों ने देख लिया। क्या गुण संधि में देखा, एक बार रिकैप करते हैं कि पहले तो हमें ये जानना है कि गुण होता क्या है। तो गुण संज्ञक वर्ण उस होता है ए ओ और अ, ये तीन वर्ण को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बताया है कि अदेव गुण अत, यानी कि अत से अ और एम से ए ओ, ये गुण वर्ण है। और ये कैसे आदेश होते हैं गुण वर्ण, कहाँ कब आएंगे, हम जब देखते हैं कि गुण संधि का जो सूत्र है आदि गुण, यानी कि अ आ के बाद अन्य स्वर आएगा, जो अन्य स्वर में हमारा ई ई उ ऊ और रील री ये आते हैं, तो हमारा उसका आदेश हो जाता है गुण संज्ञक वर्ण। और उसको हम लोगों ने उदाहरण में अच्छे से देख लिया। तो इस तरह से हमारा गुण संधि पूरा हो जाता है। आगे हम लोग वृद्ध संधि पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे, जैसे इसमें हम लोग देखे थे कि गुण संधि का सूत्र था आद गुण, और इसका गुण संज्ञक वर्ण कौन है उसको सूत्र के रूप में अदेम गुण के रूप में पाणिनि ने बताया था। उसी तरह वृद्धि संधि में वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं, तो वृद्धि वर्ण होते हैं ऐ औ,
वृद्धि वर्ण कौन है? ऐ और औ। तो ये हम लोग अगले बार में अगले क्लास में पढ़ेंगे। कब तक? वृद्धि वर्ण में हमारा दीर्घ आ भी होता है, दीर्घ आ, ऐ और औ। तो ये जिन वर्णों के मिलने से आ या ऐ या औ का आदेश होगा तो उस संधि को वृद्धि संधि कहेंगे, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।